नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 4 सालों से केवल एलडीसी एग्जाम को टारगेट कर रहा है। पिछले 4 सालों में हमने हजारों सिलेक्शन दिए हैं। इसी वजह से जीपी ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का प्यार और सपोर्ट डे टू डे इंक्रीज हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से हमने PYQ PSA प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आप 2024 में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट देने जा रहे हैं तो 4 साल के PYQ रामबाण साबित होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एमपी, बिहार, उत्तराखंड और इसके अलावा हरियाणा का पेपर। 2022 का पेपर है, सेट डी का है। और मैंने 4 सर्किल का नाम इसलिए लिया क्योंकि चारों सर्किल के पेपर एक जैसे पूछे गए थे, मतलब सारे क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम थे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन मध्य प्रदेश, बिहार सर्किल, उत्तराखंड सर्किल और हरियाणा सर्किल ने 2022 के पेपर में पूछे थे। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लग चुका है। बोला है द टर्म NSP1, NSP2 आर एसोसिएटेड विथ विच द फॉलोइंग। मैंने आपको बताया था NSP1 जो है NI के अंतर्गत आता है, NSP2 भी NI के अंतर्गत आता है। बोला ये गया है कि ये जो है किस चीज से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं, विकल्प देख लेते हैं। पहला बोला नेटवर्क कनेक्टिविटी, फिनेकल अपडेट, सैप अपडेट या फिर एटीएम कैश मैनेजमेंट। जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, और इसका जो करेक्ट उत्तर हो गया नेटवर्क कनेक्टिविटी। इसके अलावा कुछ और चीजें आपको बता दूं तो ध्यान रखना, ये दोनों चीजें एनआई के अंतर्गत आती हैं और एनआई का जो वेंडर था वो था सिफी। चलिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट कर रहा हूं। ईएमवी चिप, ध्यान रखिएगा, यूरो मास्टर कार्ड वीजा चिप का उपयोग किस वस्तु में किया जाता है। पहला दिया एटीएम कार्ड, इसके अलावा RICT, बारकोड स्कैनर, नेटवर्क स्विच। करेक्ट जवाब हो जाएगा ईएमवी चिप की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा इसका उपयोग जो है वो एटीएम कार्ड में किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। सारे क्वेश्चन सरल सरल थे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम निम्न में से किससे संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि IPVS CSI के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा CSI में DPMS आएगा। CSI में ही आपका बजट से संबंधित काम आएगा, अकाउंट से संबंधित काम आएगा। इसके अलावा मैंने बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में बताया, इसी के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत HR भी आता है और बहुत सारी चीजें CSI मतलब कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि डाटा रिकवरी सेंटर इज लोकेटेड इन विच सिटी। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। अभी यहाँ पे पूछा है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। रिकवरी सेंटर है, रिकवरी सेंटर जो है वो मैसूर में लोकेटेड है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंश्योरेंस सोल्यूशन इज प्रोवाइड अंडर विच सेगमेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन। देखिए, पूछा यह गया है कि बीमा समाधान किस सेगमेंट के तहत प्रदान किया जाता है। CSI नहीं होगा, FSI बिल्कुल होगा। देखिए, FSI मतलब फाइनेंशियल सर्विस सिस्टम इंटीग्रेटर के तहत बीमा का समाधान प्रदान किया जाएगा और इसके अलावा जो सेविंग बैंक का है उसका भी समाधान प्रदान किया जाएगा। इन्फोसिस इसका वेंडर था। ये सारे सेगमेंट 1.0 के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं बात करूं CSI का तो इसका वेंडर TCS था, ये ध्यान रख लीजिएगा। FSI का मैंने आपको इन्फोसिस बता दिया है। इसके अलावा TCS जो है वो चेंज मैनेजमेंट का वेंडर भी था। चलिए, इसका जवाब बी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पूछा यह गया है
कि विच सेक्शन ऑफ कस्टम एक्ट 1962 एम्पावर कस्टम डिपार्टमेंट प्रोहिबिटेड इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स। बोला गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की कौन सी धारा बतानी है। सीमा शुल्क विभाग को कुछ वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने का अधिकार देती है। सेक्शन 11, 21, 31 या 41। जो जवाब करेक्ट है वो है सेक्शन 11। सेक्शन 11 के तहत कुछ वस्तुओं को आयात करने पर रोक लगाने का अधिकार देती है। कौन सा उत्तर? ए उत्तर करेक्ट हो गया। अगला है 7 नंबर का, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन दैट कैन सोल्ड इंडिविजुअल एट टाइम। सरल क्वेश्चन है कि एक समय में एक व्यक्ति को अधिकतम कितने अंतरराष्ट्रीय कूपन बेचे जा सकते हैं। हमने सीधे पढ़ा है कि एक व्यक्ति को एक समय में अंतरराष्ट्रीय कूपन 10 बेचे जाएंगे। याद कर लीजिएगा और उत्तर कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटेड पेपर सर्विस इन फॉरेन पोस्ट जनरली करस्पॉन्ड विच सर्विस इनलैंड पोस्ट। जो सेवा मुद्रित कागज की विदेश में है उसी प्रकार मतलब उसी टाइप की एक सेवा अंतर्देशीय डाक में दी जाती है, वो किससे मैच खाती है? बुक पैकेट से, पंजीकृत समाचार पत्र, पत्रिकाएं या स्मॉल पैकेट। जो जवाब करेक्ट हो जाएगा, जैसे पीपी का सर्विस इंटरनेशनल के लिए है, वैसे बीपी का सर्विस मतलब बुक पैकेट का सर्विस जो है वो इनलैंड के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है द यूज ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड एड्रेस कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्री, कि विदेशों को संबोधित कोई अंतर्देशीय पत्र कार्ड का उपयोग किसके लिए परमिसिबल है, किस देश के लिए भेजा जा सकता है। कुछ पड़ोसी देश हैं जहां पर आप इनलैंड लेटर कार्ड भेज सकते हो, बाकी इनलैंड लेटर कार्ड का उपयोग केवल भारत के अंदर ही किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में बोला भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल को आप भेज सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है देयर आर 2 टाइप कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट वन। देखिए यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए हैं ना वो गाइड 2 के अनुसार दिए हैं, ठीक है, मतलब पुराने जो चीजें अपडेट नहीं हुई है उसके अनुसार दिए हैं। अभी आपको 2 टाइप का ही कस्टम डिक्लेरेशन देखने को मिलता है, एक CN22 और एक CN23। यहां पर जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, एक एरोग्राम का वजन कितने ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। एरोग्राम का बारे में बात किया था, केवल हवाई के माध्यम से भेजा जा सकता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। मैक्सिमम वजन पूछेगा तो आपको 3 ग्राम ध्यान रख लेना है। याद रखिएगा आपको इसका साइज भी पता होना चाहिए, जो नियम बताए हैं उनको भी ध्यान रख लीजिएगा, और जो नियम बताए उन नियमों का पालन नहीं करते तो एरोग्राम को पत्र के रूप में ट्रीट किया जाता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। स्क्रीन पर जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, पिछले 4 सालों का पीडीएफ आपको इसी फॉर्मेट में मिल जाएगा। अगर 4 सालों का बात किया है तो इसका मतलब है कि 80 से ज्यादा सेट पेपर आपको उत्तर सहित उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा इस पीडीएफ में मैं आपको केवल डिपार्टमेंटल क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपको यदि जीके का सलूशन चाहिए, जीके के वीडियो चाहिए, उसके पीडीएफ चाहिए, इसके अलावा आपको रीजनिंग का पीडीएफ, रीजनिंग का सलूशन वीडियो लेक्चर चाहिए, मैथ का पीडीएफ, मैथ के वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आपको हमारे पेड क्लास में आना पड़ेगा। पेड क्लासेस में इतना ही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा, जैसे आपको डिटेल पीडीएफ मिल जाएगा प्रिंट करने वाला, जैसे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और इसी के साथ आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाएगा। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इन वर्ड फॉरेन कंट्री परफॉर्म विच ऑफिस। कि आवक विदेशी वस्तु पर सीमा शुल्क की जांच और मूल्यांकन किस कार्यालय में किया जाता है? बताइएगा। कस्टम हाउस ऑफिस, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस, इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट ऑफिस। जो जवाब इसका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सीमा शुल्क की जांच और मूल्यांकन का काम
विदेशी डाकघर में किया जाता है। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर द पर्पस फिक्सिंग सरचार्ज कंबाइंड सरचार्ज इंटरनेशनल आर्टिकल कंट्री आर डिवाइडेड हाउ मेनी ग्रुप। चलिए अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं आपको तीन चार चीजें आसान भाषा में समझा देता हूं। बोला है कि अंतरराष्ट्रीय वस्तु पर चार्ज लगाने के उद्देश्य से देशों को कितने समूहों में बांटा गया है। देखिए क्वेश्चन सही सेम ही रहेगा, कोई इसमें अंतर नहीं रहेगा। बस जब आपको समूह बोलेगा तो आपको याद रखना है कि 5 समूह में बांटा गया है। जब आपको बोलेगा कि कितने प्रकार के लेखों में बांटा गया है तो आपको 2 याद रखना है। जब आपको बोलेगा कि कितने जोन में बांटा गया है गाइड 2 के अनुसार तो आपको 4 याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना इस क्वेश्चन से संबंधित। समूह पूछा था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो उसी प्रकार का है। मैंने आपको बताया फॉर द पर्पस सरचार्ज इंटरनेशनल आर्टिकल, मैंने आपको बताया लेख पूछेगा, आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया है तो वो ध्यान रख लीजिएगा 2 भागों में। ठीक है, सरचार्ज लगाने के उद्देश्य से आर्टिकल को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भाई साहब अगले क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई प्रशांत डाक संघ का सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, लाओ या जॉर्डन? जो इसका जवाब करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर का, जॉर्डन। कहने का मतलब है जॉर्डन जो है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मेंबर नहीं है। हमने कौन सा उत्तर लगाया? हमने उत्तर लगाया डी। भाई साहब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विच द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशल फीचर ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का कौन एक विशेषता नहीं है? चलिए आयकर में छूट मिलता है, उसका विशेषता है। ऋण का भी सुविधा है, ये उसका फीचर है, विशेषता है। नामांकन भी इस पे आप करवा सकते हो, ये तीनों उसके विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, कम बोनस ये उसका विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लाते हैं। विच द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ फिलाटेली? कौन सा टर्म फिलाटेली से संबंधित नहीं है? विशेष कवर फिलाटेली संबंधित है। फर्स्ट डे कवर एफडीसी बोलते हैं, ये भी इससे संबंधित है। राष्ट्रीय बचत पत्र इससे संबंधित नहीं है क्योंकि ये स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर सी करेक्ट हो गया है। अगर आपसे इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बन रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में अपने सारे उत्तर डाल दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर का है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? डाक जीवन बीमा किस वर्ष शुरू किया गया था? 80, 82, 80, 83, 1884, 1885? कौन सा उत्तर करेक्ट होगा? करेक्ट होगा सी। मैंने आपको बताया 1 फरवरी को डाक जीवन बीमा दिवस मनाया जाता है और 1884 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एनी पार्सल फाउंड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एंड चार्ज? कि भाई साहब मैंने आपको बताया किसी भी टाइप का पार्सल है उसको आपको विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस मतलब डाक घर की खिड़की पर ही पेश करना है। अगर आपने कोई पार्सल लेटर बॉक्स में डाल दिया तो याद रखिएगा उस पार्सल को हम रजिस्टर्ड पार्सल की भांति ट्रीट करेंगे। इसी वजह से इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट क्लास मेल? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का डाक है? अंधसाहित नहीं है, सेकंड क्लास है। पंजीकृत ये भी नहीं है। पत्रकार बिल्कुल ये जो है वो प्रथम श्रेणी के डाक के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब सी पत्र कार्ड। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फॉलोइंग टू स्टेटमेंट टू रीड केयरफुल्ली, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। निम्नलिखित 2 कथनों को ध्यान से पढ़िए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करिए।
अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे भाई तो थोड़ा आराम से पेशेंस रख के क्वेश्चन को रीड करना, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ सके। चलिए, पोस्ट बॉक्स की सुविधा सभी डाकघर में उपलब्ध है, बिल्कुल ये बात गलत हो जाएगा। और आपको दिमाग में रखना है कि हमें ढूंढना सही कथन है, क्योंकि पोस्ट बॉक्स की सुविधा जो है वो सर्टेन, कहने का मतलब है चुनिंदा डाकघरों में उपलब्ध होती है। पोस्ट बॉक्स की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होती है, ये बात भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि पोस्ट बॉक्स यदि आप किराए पर लेना है तो पैसा आपको देना पड़ता था। हमें ढूंढना था सही, और सही हमें मिला नहीं है। इसी वजह से कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। बी उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्टेड। अगला क्वेश्चन है कि एवरी लेटर पैकेट पार्सल हैज टू बी स्टाम्प विथ द डेट स्टाम्प लीस्ट हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस। कोई पत्र पैकेट पर कम से कम 2 डाकघर का तारीख मुहर होना आवश्यक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनरली स्टाम्प शुड बी अफिक्स विच प्लेस ऑफ एड्रेस साइड एनवेलप, कि सामान्यतः लिफाफे के पते के किस स्थान पर डाक टिकट लगाया जाना चाहिए। देखिए, अगर आया है डाक टिकट लगाने की बात तो मैं आपको 3-4 चीजें बता के ही जाऊंगा अब, ठीक है। याद रखिएगा, ये होता है राइट हैंड टॉप कॉर्नर, और डाक टिकट आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आपको प्राप्तकर्ता का पता लिखना है ऊपर से 3 सेंटीमीटर छोड़कर। कहानी कैसी होती है, राइट हैंड साइड मतलब दाएं हाथ की ओर जाते जाना है, और आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल लिखना है, लिफाफे के समानांतर लिखना है। ये होता है पाने वाले का पता लिखने का तरीका। कभी आपसे पूछे सेंडर का एड्रेस, तो सेंडर का एड्रेस यहाँ पर लिखा जाता है, और इस स्थान को बोलते हैं लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। अगर यहाँ पर आपको जगह नहीं मिल रहा तो लिफाफे के पीछे भी आप सेंडर का पता लिख सकते हैं। इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राइट हैंड टॉप कॉर्नर। भाई साहब, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाता हूं, 24 नंबर का है। फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रीड केयरफुली, चूज करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। बताइएगा, 2 कथन दिया है, 2 कथनों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर सेलेक्ट करना है और बताना है कौन सा उत्तर सही है। राजस्व टिकट का उपयोग डाक का भुगतान में किया जाता है, पूरी तरीके से ये बात गलत हो जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन के इंप्रेशन के माध्यम से डाक शुल्क का भुगतान हो सकता है। देखिए, राजस्व टिकट तो हम उपयोग नहीं कर सकते डाक भार में, तो पहला तो गलत हो गया है, लेकिन फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से हम डाक भार का भुगतान कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए अगर एक बात हमें सही मिला है तो उत्तर हमारा हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्टेड। ध्यान रखिएगा, मतलब सी ऑप्शन में इसको दगा देते हैं। कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन था, सिक्किम डाक क्षेत्र किस डाक मंडल अधिकार क्षेत्र में आता है। नॉर्थ ईस्ट, असम, वेस्ट बंगाल। बिल्कुल सही हो जाएगा वेस्ट बंगाल। देखिए, वेस्ट बंगाल क्या करता है, वेस्ट बंगाल अपने अंतर्गत आने वाले सभी डिवीजनों का शासन करता है, जितने भी उसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल का जो चीफ सीपीएमजी हैं वो सिक्किम का भी अधिकार क्षेत्र रखते हैं। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, अगर कोई वहां से होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा हमें। 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, मेल डिपार्टमेंट सॉर्टिंग मेल ऑफिस इज हेडेड बाय विच अथॉरिटी। वॉल्यूम 7 का क्वेश्चन है, और यहां पर आपसे सवाल किया गया है कि सॉर्टिंग मेल ऑफिस को कौन हेड करता है, वो भी मेल विभाग में। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, और अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा, सॉर्टिंग मेल ऑफिस का हेड जो है वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, पर्पस द ट्रायल नोट आर यूज इंटरनेशनल मेल ट्रांसमिशन। इंटरनेशनल मेल ट्रांसमिशन में ट्रायल नोट का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में बोला है टू डिटरमाइन द मोस्ट फेवरेबल रूट, कि सबसे अनुकूल मार्ग निर्धारित करने के लिए। बिल्कुल सही बात हो जाएगा। ट्रायल नोट का ही उद्देश्य होता है कि किसी आर्टिकल को भेजना है, क्या समय लगेगा, क्या उस पर खर्च लगेगा, इन सभी चीज की जानकारी हमें इससे मिल जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई साहब, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अरब पोस्टल यूनियन, अ रिस्ट्रिक्टेड यूनियन, हैज इट्स हेडक्वार्टर
इन विच सिटी, कि अरब संघ एक प्रतिबंधित संघ है का मुख्यालय कैरो में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। जब पेपर आया था तो बहुत सारे लोग इसको गलत करके आए थे। ये अच्छा क्वेश्चन आपको मिल गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा डाक कार्यालय छटाई विभाग का हिस्सा नहीं है? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हमको समझ में आ पाएगा। मेल इसका पार्ट है, सॉर्टिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सभी उसके भाग के अंतर्गत आते हैं। डी में जो दिया है मतलब फिलाटेली इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला है 30 नंबर का, मेटल टोकन आर यूज विच कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल, कि मेटल टोकन जो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, इसका उपयोग कौन करता है? चयनित आरएमएस अधिकारी, सर्कल कार्यालय के अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी, डाक विभाग के अधिकारी। बात सही हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चयनित आरएमएस अधिकारी इसका उपयोग करते हैं, जो डाक मैन में जाते हैं, जो डाक एक्सचेंज का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, पूछा है इन्होंने कि डिडक्शन नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस एससीएसएस अकाउंट हैज क्लैरिफाइड विच एसबी ऑर्डर, कि एससीएसएस खाते में टीडीएस की कटौती, गैर कटौती को किस एसबी आदेश के तहत स्पष्ट किया गया था? 37/2021, 27/2021, 17/2021 या 7/2021? जो जवाब करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर का, 37/2021 के तहत इसको क्लियर किया गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एसबी आदेश 33/2021 के तहत पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 शुरू की गई थी। क्या उद्देश्य था? जिन बच्चों के माता पिता कोविड के दौरान नहीं रहे, डेथ हो गया, उनका एक अकाउंट ओपन किया जाएगा। अगर वो माइनर हैं तो उनका ज्वाइंट अकाउंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ ओपन किया जाएगा। उनके नाम में 10 लाख रुपया का इन्वेस्ट एमआईएस खाते में किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद उनको एमआईएस का जो मंथली ब्याज होगा उनकी पढ़ाई के लिए, बाकी उनकी जरूरतों के लिए उनको दिया जाएगा। तो बच्चे जो अनाथ हो गए कोविड महामारी के दौरान, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, एसओ स्लिप का मूवमेंट क्या होता है? एसओ स्लिप की बात कर रहा है, तो स्लिप कहां से आता है? प्रधान डाकघर से आता है। इसी वजह से इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा, हेड पोस्ट ऑफिस टू सब पोस्ट ऑफिस, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विभागीय कर्मचारी के माध्यम से आपको कैश का रिमिटांस करना है, खुले में करना है। किसी विभागीय कर्मचारी जो अकेला जा रहा है उसका लिमिट 5 लाख हो गया, साथ में जाएगा विभागीय कर्मचारी मतलब 2 जाएंगे तो 10 लाख हो गया। दोनों बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन प्रधान डाकघर का भाग नहीं है? चलिए, मेल ब्रांच, डिलीवरी ब्रांच, सॉर्टिंग ब्रांच, लोन ब्रांच। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लोन की कोई शाखा पूरे पोस्ट ऑफिस में कहीं उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है। अगला है 36 नंबर का, हाउ मेनी टाइप इंश्योरेंस स्कीम ऑफर आरपीएलआई, आरपीएलआई के तहत कितने प्रकार की बीमा प्रदान की जाती है? इसका उत्तर 6 करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी बीमा है, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगला क्वेश्चन है, फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन विथ मिनिमम हाउ मच अमाउंट। देखिए फिलाटेली अमाउंट खोलना है, वो भी घरेलू की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि 200 रुपए से ये खाता खोला जाता है। कुछ बातें अगर फिलाटेली में बताऊं तो ध्यान रखिएगा कि जो भी टिकट जारी किए जाते हैं, जो भी कॉमरेटिव स्टाम्प जारी किए जाते हैं, उनके जारी होने से कुछ दिन के अंदर आपको ये रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपके दिए गए पते पर भेज दिए जाते हैं, लेकिन आपको उस खाते पर बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि आरपीएलआई का शुरुआत कब किया गया था? पीएलआई पूछेगा तो आपको 1884 बताना है, आरपीएलआई पूछेगा तो 1995 बताना है। 24 मार्च को ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर डी करेक्ट हो गया है। दीनदयाल स्पर्श योजना, स्पर्श का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एप्टीट्यूड रिसर्च एंड स्टाम्प एज हॉबी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा कि दीनदयाल स्पर्श योजना किससे संबंधित है? टिकट,
बीमा, बैंकिंग या मेल। क्या उद्देश्य था? जो बच्चे हैं उन पर टिकट का जागरूकता पैदा करना है, इसी वजह से ये योजना लाई गई। कौन सी योजना है? स्कॉलरशिप योजना है। जो भी बच्चा इस पर पार्टिसिपेट करेगा उसको मंथली कुछ प्रोत्साहन राशि, स्कॉलरशिप राशि दिया जाएगा। ये उत्तर इसका करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अधिकतम कितना कवर दिया जाता है? याद रखिए, सुरक्षा बीमा के तहत अधिकतम जो बीमा दिया जाता है वो लिमिट है आपका 2 लाख का। दुर्घटना बीमा योजना है तो इस पे आपको ये बात भी ध्यान रखना है। कितना प्रीमियम लेता है? प्रीमियम जो लेता है वो लेता है 20 रुपए का। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का औपचारिक रूप से लॉन्च किया था? 14, 16, 18 या फिर 20? उत्तर जो करेक्ट होगा 2018, सितंबर 2018 में इसे जारी लॉन्च किया गया था। 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए किसान विकास पत्र पर ब्याज क्या था? देखिए, ब्याज तो आपको करंट का याद करके जाना है। अभी इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। आपको अभी जो क्वार्टर चल रहा है 2024-25 का, उसका आपको ब्याज दर बताना है। केवीपी में कितना % चल रहा है? कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, पीओएसबी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के ग्राहकों के लिए एटीएम की पेशकश 2014 में ही कर दी गई थी। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, इंट्रा ऑपरेबल बाद में हुआ, लेकिन एटीएम का पेशकश 2014 में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कि वेयर हाउसिंग सर्विस जो है भारतीय डाक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में से एक, इसकी विशेषता है? स्पीड पोस्ट, मीडिया पोस्ट या फिर लॉजिस्टिक पोस्ट? बिल्कुल, वेयर हाउसिंग। लॉजिस्टिक पोस्ट में बड़े बड़े पार्सल भेजे जाते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी सामानों को भेजना है, ज्यादा वजन भेजना है, तो आप इस पोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा और इसमें आपको वेयर हाउसिंग की भी सुविधा दी जाएगी। घरेलू स्पीड पोस्ट का अधिकतम बीमा का सीमा क्या है? जवाब जो करेक्ट होगा 1 लाख। किसी कंटेंट का, सोना, चांदी, गोल्ड, बुलियन, किसी का बीमा करते हैं 1 लाख तक करके भेज सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीपी ऑनलाइन क्लासेस केवल विभागीय परीक्षा के लिए काम करता है और पिछले 4 सालों में हमने हजारों सिलेक्शन दिए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का। एक मेनू है HFINRPT, रपट। ध्यान रखिएगा, इस मेनू का उपयोग करके क्या किया जाता है? रिपोर्ट निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको लास्ट में दिख रहा है रपट, तो इसका मतलब समझ लेना रिपोर्ट। बोला है कहाँ यूज किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा फिनेकल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? फिनेकल में इस मेनू का यूज किया जाता है। बहुत सारे मेनू है लेकिन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में पीएमयू का मतलब क्या है? पी फॉर प्रोजेक्ट, एम फॉर मैनेजमेंट और यू फॉर यूनिट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को कितने भागों में बांटा गया है? बताइएगा कितने सेगमेंट थे? 5, 6, 7, 8। जवाब जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, टी कोड। टी कोड यूज किए जाते हैं डिफरेंट टाइप के, आपने देखे होंगे, है ना। जैसे यदि आपको सीएसआई यूटिलिटी में पैसा भरना है तो उसके लिए कुछ टी कोड यूज करते हैं। फिर सैप में जाके आप फाइल अपलोड करते हैं तो उस टी का मतलब क्या होता है? इस टी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन। तो इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा ए, मतलब लेन देन। अगला क्वेश्चन है, मैक बाइंडिंग इज कॉमनली यूज रेफरेंस विच सेगमेंट आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के किस खंड के संदर्भ में मैक बाइंडिंग का उपयोग आमतौर पर किया जाता है? सीएसआई, एफएसआई, एनआई या सीएम? मैक बाइंडिंग एनआई का ही एक पार्ट है और इसको जो है एनआई के अंतर्गत ही रखा जाता है। कौन सा उत्तर? उत्तर नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। डिपार्टमेंट के 50 क्वेश्चन हमने फटाफट से कर लिए। मध्य प्रदेश का पेपर,
बिहार का पेपर, उत्तराखंड का पेपर और हरियाणा का पेपर सेम पेपर था 2022 में, बाकी पेपर करने का जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा पीडीएफ पिछले 4 सालों का 80 से ज्यादा प्लस पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आपको हमारे पेड क्लास में आना पड़ेगा। और इसके अलावा पेड क्लासेस में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अगर किसी भी तरीके का क्वेरी करना चाहते हो तो नंबर नोट डाउन करिएगा 7610685690 पर संपर्क करके कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।